नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। कांग्रेस इस बार अपनी जीत को पक्का करने की हर संभव कोशिश करेगी और मैदान में ऐसा उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी जो कि फतेह कराए और जीत को सुनिश्चित कर सके। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस मैदान में हरियाणा कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं को फिर से मौका देगी या नए चेहरों के साथ चुनावी रण में उतरती है। बहरहाल कांग्रेस भी सभी लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों पर माथापच्ची कर रही है। पार्टी के पास कई दिग्गज नेता तो हैं ही, पर इस बार पार्टी नए चेहरों को भी आजमाए, इस पर भी मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस का प्रदेश में आम आदमी पार्टी से एक सीट पर गठबंधन है, इसलिए बाकी 9 सीटों पर पार्टी जल्द ही फैसला लेगी, क्योंकि समय कम रह गया है और कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में कांग्रेस की किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, किन दिग्गजों पर दांव चलेगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, और अगर बात की जाए तो नए चेहरों में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, ये बेहद अहम सवाल है। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि अब से कुछ समय में ही कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार है वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश बीजेपी ने बेशक सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम लॉक कर दिए हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने फाइनल मुहर लगाने के बाद बस इनका ऐलान करना है। इधर प्रदेश कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। पार्टी 10 सीटों पर अपने ज्यादातर धुरंधरों को लड़वाएगी या कुछ नए चेहरों को भी आजमाएगी, इसी पर माथापच्ची चल रही है। हालांकि कई सीटों पर पार्टी के दिग्गजों के नाम चर्चा में हैं। चूंकि समय कम है, इसलिए कांग्रेस भी जल्द ही उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है। वैसे लोकसभा में प्रदेश में कांग्रेस अभी डट पर है। खाता या खाते खोलने की पुरजोर कोशिश है, क्योंकि असफलताओं से और ठोकर खाकर ही आदमी सीख लेकर आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी की और अपने समाज की और हमारे परिवार की बात है। आपका पूरा आशीर्वाद हमेशा, आज मैं चौथी पीढ़ी में खड़ा हूं, आपका पूरा आशीर्वाद हमेशा मिला है और जब जब आपका आशीर्वाद मिला है, आपके आशीर्वाद से 9 बार हमारे परिवार को देश की संसद में पहुंचने का अवसर मिला और 9 की 9 बार आपके आशीर्वाद से मिला, ये मैं कहना चाहता हूं। बहरहाल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आने में थोड़ा वक्त तो है, पर अब दिनों की ही बात है। अब एक एक दिन, एक एक घंटा कीमती है। कम ऑन। टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो हरियाणा के दंगल में कांग्रेस किस पर दांव लगाएगी, किस जिताऊ कैंडिडेट पर भरोसा करेगी, किन नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और ऐसे चेहरे जो चुनाव जिता पाएं, जिताऊ उम्मीदवार हों, जनता के बीच में उनकी पैठ अच्छी हो और पार्टी के पक्ष में वो वोटों को बटोर सके। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। देवेंद्र, लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है, क्या लग रहा है, किस तरीके का फॉर्मेट कांग्रेस बनाएगी इस लोकसभा की 10 की 10 सीटों को जीतने के लिए प्रदेश में? देखिए सौरभ, बीजेपी के पास 10 जीते हुए सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस के पास दिग्गज नेता हैं। क्योंकि कांग्रेस को अब 10 सीटें पहले हार चुकी है और अब किसी तरह की कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। सौरभ, आपको बिल्कुल कंक्रीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई है, हरियाणा में कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती है। दरअसल हाईकमान एक नई रणनीति पर विचार कर रहा है, जो अभी तक मेरे को समझ आई है बात, जो कंक्रीट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि
आम आदमी पार्टी को एक सीट कांग्रेस ने दे दी है। बीएसपी से हरियाणा में बसपा से कांग्रेस की बातचीत चल रही है और हाईकमान लेवल पे सब कुछ हो रहा है। एक सीट बीएसपी को हरियाणा में दी जा सकती है। और यही नहीं, इनेलो की तरफ भी, चूंकि इनेलो के पास वोट बैंक है पर वो परिस्थितियां नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ सके, उतनी ताकत नहीं है। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बीएसपी और इनेलो को एक एक सीट हरियाणा में कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस सोच रही है कि उसके पास तब भी 7 सीटें बचती हैं। आम आदमी पार्टी को एक सीट देने के बाद हाईकमान के लेवल पर ये सारा इनिशिएटिव, ये पहल चल रही है, बातचीत चल रही है। बीएसपी तो बातचीत चल ही रही है। हो सकता है 2-3 दिन में इस पर अमली जामा इसको पहनाया जाए और इनेलो को भी साथ लेने की कोशिश है। हरियाणा में कांग्रेस किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकना चाहती है। ये एक नया प्रयोग है। ऊपर बैठे हाईकमान के लोग इस सारी संभावना को टटोल रहे हैं कि इनेलो को और बीएसपी को भी साथ लिया जाए, उनको एक एक सीट दी जाए। 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो उनको इसमें ज्यादा संभावना नजर आ रही है कि बीजेपी को रोका जा सकता है, बीजेपी की विजय रथ को हरियाणा में रोका जा सकता है और कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो सकती है इन सहयोगी दलों के साथ। हरियाणा में एक नई रणनीति चल रही है। महेश, क्या लग रहा है किस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव में उतरती नजर आएगी? मंथन लगातार जारी है। देवेंद्र बता रहे थे कुछ पार्टियों को और शामिल किया जा सकता है, कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के साथ एक सीट पर कुरुक्षेत्र में हमने देखा कि कॉम्प्रोमाइज है, गठबंधन है, लेकिन बीएसपी और इनेलो का भी जिस तरीके से देवेंद्र ने जिक्र किया, क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? संभावना है? महेश, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है महेश, आपके पास आएंगे, लेकिन वीरेंद्र जी, क्या नजर आ रहा है, किस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस इस बार प्रदेश में उतरती हुई दिख सकती है? देखिए, हालांकि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है। और इंडियन नेशनल लोकदल तो कभी कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं। तो कुल मिला के देखिए, हालांकि कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे आसार नजर नहीं आते, क्योंकि ना तो इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के साथ जाकर अपने ऊपर कोई धब्बा मोल लेगी और ना ही बहुजन समाज पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो गठबंधन का किसी का हिस्सा अंग नहीं बनेगी। तो ये बात है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने की, एक से उनका गठबंधन हो गया है। बाकी जो सीटें हैं, 9 सीटों पर कांग्रेस खुद ही चुनाव लड़ने में सक्षम है और कांग्रेस की इस दिशा में एक्सरसाइज भी शुरू हो गया है। और कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जैसे करनाल में चाणक्य पंडित ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। तो इसलिए जो संभावित उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं उनको संकेत है कि उनके टिकट के उनको पूरे आसार हैं, पूरा हाईकमान की ओर से उनको आशीर्वाद है। जहां तक कांग्रेस की दूसरी नीति का संबंध है, देखिए कांग्रेस अभी जो है जनसभाओं से बाहर नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उनको क्लस्टरों में बांटा हुआ है और हर क्लस्टर की अलग अलग बैठक शुरू होने जा रही है। तो अंबाला में 10,000 कार्यकर्ताओं की बैठक होने जा रही है, जिन पर कैलाश विजय वर्गीय, दो उस समय मध्य प्रदेश से हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, 2014 के समय में हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो हर जगह पर कहीं पर बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कहीं पर युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में बहुत आगे है। कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों के चयन में ही उलझी हुई है और मुझे लगता है कि एक आध दिन में कांग्रेस से कुछ और उम्मीदवार जो है लगभग तय कर लिए जाएंगे। तो इस तरह कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनकी क्या छवि बनेगी, क्या साख बनेगी और कितनी चुनौती दे पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बिल्कुल। महेश, कांग्रेस की रणनीति किस तरीके की हो सकती है? क्या कांग्रेस चुनावी फाइट में बीजेपी के सामने खड़ी हो पाएगी? किस तरह की रणनीति के साथ उतर सकती है? क्या संभावनाएं लग रही है? चलिए महेश, आपके पास हम आएंगे, आप तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही शायद। वीरेंद्र जी, जो रणनीति सोची समझी एक रणनीति होती है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करा जाता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, एक तरीके का ये रण होता है और इसको जीतने के लिए सुनियोजित रणनीति, सटीक सिलेक्शन, ये बहुत अहम पहलू हैं। अगर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस अकेले 9 सीटों पर दावेदारी ठोक सकती है, बीजेपी को टक्कर देने में हरियाणा कांग्रेस क्या सक्षम नजर आ रही है मौजूदा सूरत हाल में? क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल है? क्योंकि जिस तरीके से नूरा कुश्ती समय समय पर देखने को मिलती रही है। कांग्रेस में जो है इस समय जो स्थिति है सब अच्छा नहीं है। देखिए कांग्रेस के जो इतने वरिष्ठ नेता हैं,
वो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे? क्या रणदीप सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे? क्या कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी? तो कुमारी शैलजा भी स्पष्ट कह रही है कि उनकी रुचि विधानसभा चुनाव लड़ने की है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राज्यसभा के सदस्य हैं, भूपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य, भूपेंद्र हुड्डा अब चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि कैप्टन अजय यादव भी कह चुके हैं कि वो भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और तो मतलब जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो ही इस तरह से अगर मैदान से भाग जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को लेकर कई तरह की अटकलें चली थी, तो इस तरह वहां पर क्या उनको, श्रुति चौधरी को भिवानी से दोबारा सीट मिलेगी? तो कांग्रेस का जो वातावरण बनना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो वातावरण ही नहीं बन पा रहा। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कहां से आएगा? कांग्रेस की अपनी रणनीति में ही कई खामियां हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको चुनौती मिल रही है, उनके नेतृत्व को चुनौती मिल रही है, उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर कांग्रेस के अंदर ही इस तरह की अगर सुर फुटोबल की स्थिति बनेगी तो कार्यकर्ताओं को भी लगने लगेगा कि उनकी पार्टी तो जो है चुनाव लड़ने से बहुत पीछे है, चुनाव लड़ने के लिए गंभीर ही नहीं है। हाँ देखिए, रोहतक में अंदर जो है भूपेंद्र हुड्डा जो काफी गंभीर चुनौती दे रहे हैं, हालांकि आज भी उनके कई कार्यक्रम हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस का जो मुख्य मुकाबला होना जाना है वो रोहतक में ही है। सारा दौरोमदार जो है कांग्रेस रोहतक, सोनीपत और हिसार और कुल मिला के कोई सिरसा 3 या 4 सीटों पर ही जो है कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ पा रही है। तो बाकी जगह तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है ये तो आसानी से समझा जा सकता है। जब उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे तो और ज्यादा तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल। महेश, रणनीति क्या रहने वाली है कांग्रेस की? किस तरीके से कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में उतरेगी? क्योंकि 2019 में 10 की 10 सीटें हाथ से निकल गई थी। इस बार वो स्थिति को दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करेगी कांग्रेस। जाहिर सी बात है सोच समझकर रणनीति बनाएगी। क्या संभावनाएं नजर आ रही है? चलिए महेश, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उम्मीद करेंगे एक बार फिर से आपसे जुड़े और इस चर्चा में शामिल करें। देवेंद्र, रणनीति बेहद अहम हो जाएगी क्योंकि बीजेपी फाइट में टफ है और जाहिर सी बात है कि ये फाइट टफ होने वाली है, तो सूझबूझ और आत्ममंथन के साथ एक एक उम्मीदवार का चुनाव करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती संभवतः हो सकती है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी सरकार में है, दिल्ली में भी चंडीगढ़ में भी बहुत भारी समर्थन के साथ जो तैयारियां है वो भी बहुत तैयारियों में बीजेपी आगे निकल चुके हैं। जिस तरीके मीटिंगें होती हैं, जो संगठन जितना मजबूत है, बीजेपी अभी माइलेज लेती हुई लग रही है, लेकिन पीछे पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस अगर अब भी गलतियां करेगी, अब भी चूक करेगी, अब भी गुटबाजी होगी तो फिर कांग्रेस को कौन बचा सकता है? वही स्थिति ना हो जाए जिस स्थिति से पिछले 5 साल से कांग्रेस जूझ रही है। क्योंकि तैयारियों में सारी चीजों में बीजेपी आगे है, फैसले फटाफट, और बीजेपी ने तो अपने 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, जैसा बताया जा रहा है, लॉक कर दी है। एक तरह से घोषणा होना बाकी है, आंशिक फेरबदल लास्ट टाइम में कोई हुआ तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की तो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, अभी समय लगेगा और मेरे को लगता है हफ्ता 10 दिन अभी और लग सकते हैं। और जिस तरीके से गुटबाजी वाला इश्यू है वो नहीं सुलझा, कमेटियां घोषित करने की बात वो नहीं है। तो रणनीति के मामले में, तैयारियों के मामले में और एकजुट होकर आगे बढ़ने के मामले में कांग्रेस अभी भी पीछे है। अगर कांग्रेस ठोस रणनीति के साथ, पूरी तैयारियों के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, हर कार्यकर्ता जूझेगा नहीं, नेता वो सिर्फ उनको ये भूलना होगा कि हम अपनी टिकट की या अपने परिवार की या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई समझकर इसको लड़ना होगा, तभी कांग्रेस टिक सकती है। और अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। मौके कांग्रेस को देखिए, 5 साल कांग्रेस ने बतौर विपक्ष काफी सरकार की कमियों को उजागर किया है, प्रदर्शन किए हैं, लोगों के, चाहे विधानसभा की बात है, सड़क की बात है, सदन की बात है, कांग्रेस ने लोगों में भरोसा जगाने की कोशिश की है। पर अब जब मैच खेलने की बारी है, जब मैदान में दंगल में उतरने की बारी है, अगर ठोस रणनीति नहीं होगी, तैयारी पूरी नहीं होगी, आपस में टांग खिंचाई होगी, तो फिर कांग्रेस को ये नुकसान होता भी दिख रहा है और होगा अगर कांग्रेस सही ट्रैक पर नहीं आती। लिहाजा ये है कि कांग्रेस में देखिए बहुत बड़े बड़े नेता है, हाईकमान में भी, हरियाणा में भी बैठे हैं, कई दफा मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े ओहदों पर रहे, चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस उन लोगों को है, लेकिन हालात उनके काबू में अभी नहीं है जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। मैं फिर कहूंगा, चाहे चंडीगढ़ विधानसभा की बात हो,
मनोहर सरकार की चाहे मोदी सरकार की, अभी नो डाउट बीजेपी आगे चली है, कांग्रेस उसके पीछे पीछे है। कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पहुंच पाती है, उसे आगे निकल पाती है, नहीं निकल पाती, अब इंतजार इसी बात का है। कांग्रेस के पास समय बहुत कम है, बीजेपी ने अपने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं, तो लिहाजा अब कांग्रेस को पूरी तरह से जूझना होगा और अपनी जगह बनानी होगी। बिल्कुल। देवेंद्र, एक सवाल बेहद अहम यह भी है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस में टफ फाइट देखने को मिल सकती है? जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी कुछ जिक्र किया और उन्होंने बताया कि हिसार, सिरसा और रोहतक की जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस मजबूत दावेदार साबित हो सकती है। अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, ये तमाम सीटें भी हैं जहां पर कांग्रेस दावेदारी ठोकती नजर आएगी। टफ फाइट की बात की जाए तो वो कौन सी सीटें होंगी जहां पर टफ फाइट देखी जा सकती है देवेंद्र? देखिए, कांग्रेस की सोनीपत और रोहतक जहां भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा है, इनका मतलब बहुत ज्यादा जमीन पर ताकत है इनके पास। इन्होंने जो बैकग्राउंड, अभी दीपेंद्र हुड्डा की रिपोर्ट में हम देख रहे थे, उसने ये कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से सांसदी मतलब संसद में हमारा परिवार 9 बार पहुंचा और मैं चौथी पीढ़ी हूं। नो डाउट सोनीपत और रोहतक में कांग्रेस का बीजेपी से टफ मुकाबला रहेगा। हिसार और सिरसा में भी यही स्थिति है। जीटी रोड बेल्ट की बात करें, मेरे को लगता है अंबाला की सीट है, जैसे सोनीपत है, लेकिन गुड़गांव फरीदाबाद मेरे को लगता है बीजेपी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद वहां काम हुए, विकास हुआ है, दोनों विकसित जिले हैं हरियाणा के, और वहां की जो नेता है वो भी दमदार हैं। ठीक है, उन्होंने काम कराए हैं, लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल पर है। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। काम हुए, इन सांसदों ने काम कराए। मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच महेश भी हमारे साथ हैं। महेश, किस तरीके की रणनीति के साथ कांग्रेस को अब देखा जा सकता है? क्या इस बार तैयारी पुख्ता है ये कहा जाए, और जो मंथन चल रहा है वो फाइनल जीत के लिए हो रहा है कांग्रेस में, ऐसा कहा जा सकता है? महेश, आवाज मिल रही है आपको? वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है? देखिए, रोहतक में इस बार जो है दीपेंद्र हुड्डा को सहानुभूति मिलेगी जी क्या? लेकिन जिस तरह पिछली बार उनके थोड़े मतों से हार हुई थी, और क्या कुछ कारण रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी उनमें अगर अब किसी फिल्मी अभिनेता को, किसी सेलिब्रिटी को भी मैदान में उतारती है, देखिए जैसे रणदीप हुड्डा का नाम चल रहा है, उनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि रणदीप हुड्डा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो लेकिन उसके मुकाबले में भी दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी रहने की संभावना इस कारण से है क्योंकि उनका वहां के क्षेत्र की जनता से सीधा लगाव है, संपर्क है, वो अभी से मैदान में वो सक्रिय हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या वो राज्यसभा की सीट से पहले इस्तीफा देंगे या बाद में इस्तीफा देंगे? यदि पहले इस्तीफा नहीं देते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस बात का इस मामले को उठाएंगे कि उन्हें अपनी जीत की संभावना नहीं है क्या, क्योंकि वो मैदान जो मैदान में आ रहे हैं तो पहले इस्तीफा देकर मैदान में आए। तो इस तरह उनको ये स्थिति उनके सामने रहने वाली है। और जहां तक दूसरे तरफ देखिए, जो सोनीपत की देश वाली बेल्ट जिसे हम कहते हैं, वहां कांग्रेस का पलड़ा अगर भारी है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण है। तो हुड्डा जो है इस क्षेत्र में सक्रिय है, लोकप्रिय है, और उनके मुकाबले में कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है वो अपनी वहां साख और पैठ नहीं बना सका, चाहे हमने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान भी देखा। तो इसलिए यह माना जा सकता है कि देश वाली बेल्ट के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का जो गढ़ है वो अभेद्य है, उनकी लोकप्रियता कायम है। देवेंद्र, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जो लिस्ट है वो तो फाइनल होगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, लेकिन ये फैक्टर्स कितना प्रभावित करेंगे इस चुनाव को लोकसभा की हरियाणा में? देखिए सौरभ, इस मामले में मैं कहूंगा विपक्ष, चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है हरियाणा में, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों का मसला हो, इस मामले में तो कांग्रेस ने आवाज लगातार उठाई है सरकार के खिलाफ, मनोहर सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार का। मतलब बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस तरह तो मैं समझता हूं कामयाब रही है लोगों में जगह बनाने में कि हाँ, हमारे चाहे किसान हो, युवा हो, या दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार अभी भी है, हालांकि खत्म नहीं हुआ, कम जरूर हुआ होगा, तो जो मुद्दे हैं जनहित से जुड़े, कांग्रेस ने बाकायदा उन मुद्दों को उठाया है, समय समय पर प्रदर्शन भी किए, सड़क पे भी, सदन में भी। कांग्रेस इस मामले में अव्वल रही है कि हम बतौर विपक्ष जनता की आवाज उठाते हैं, जनता जो सरकार की नीतियां हैं
जिनका सरकार बखान करती है, उन नीतियों का फायदा कितना मिला है हरियाणा के लोगों को। इस मामले में विपक्ष, मैं समझता हूं, पीछे नहीं रहा। लेकिन ये मुद्दे जो है, ये चुनावी मुद्दे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तो असर करेंगे। हालांकि मोदी जी का नाम, बीजेपी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, जो हुंकार है, जिस तरीके से माहौल और हवा बन रही है, उनका असर कम हो सकता है। लेकिन मुद्दों पर आधारित वोटिंग लोग जरूर करेंगे और विपक्ष भी चाहेगा। जो मुद्दे ऐसे हैं जो वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं, उन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाए, ताकि लोग जिससे पीड़ित रहे हैं, जो लोग समझते हैं कि हाँ ये मुद्दे हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया है नकारात्मक तरीके से, तो मुद्दे अपना असर दिखाएंगे। लेकिन कितना असर, इसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, 1 या 2 सीट या 50-50 किस तरीके का रेशियो रह सकता है? क्योंकि राजनीति में संभव कुछ भी है, हर चीज संभव है। इस स्तर पर कांग्रेस आने में सक्षम है? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती थी। 1 सीट जो है इंडियन नेशनल लोकदल को गई थी और 1 सीट जो है कांग्रेस को गई थी। और अब जो है 2019 के अंदर जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें जीती थी। लेकिन अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो करती है, लेकिन अभी सक्षम दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की संख्या ये 8 तक रह सकती है या 9 भी हो सकती है, लेकिन 10 होने की संभावना इस बार नजर नहीं आती। 1 या 2 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ेंगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो लिस्ट जारी करेगी और हरियाणा में सोच समझकर जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी। अब देखना होगा कि फाइट कितनी टफ होती है। धीरे धीरे जब लिस्ट जारी होगी, तस्वीर, नाम सामने आएंगे तो तस्वीर साफ होती चली जाएगी।